सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। ममता जी, क्या बात है, चुप चुप बैठी हैं आप? नमस्कार करने के बाद मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई की बातें करते हैं, सफाई करते हैं, घर की सफाई, अलमारी की सफाई, फिर बाहर निकलते हैं तो अपने सोसाइटी की सफाई के लिए तत्पर रहते हैं, सड़क की सफाई, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा रहे। लेकिन कभी मन की सफाई के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचते, और वो सबसे जरूरी बात है, मन की सफाई करना। क्योंकि मन साफ रहेगा तो तन साफ रहेगा, और मन साफ रहेगा, तन साफ रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। लेकिन मन की सफाई करें कैसे? अमूमन हम इस पर गौर नहीं करते हैं। मन की सफाई के लिए सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जा कहीं खपत करते हैं, खत्म करते हैं, जाया करते हैं, उससे बचें। कि आप लगातार दूसरों की आलोचना, दूसरों की शिकायतें और दूसरों को कहाँ हम पीछे की ओर ढकेल दें, इन सब से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। उसको बचाएं और फिर मन को कैसे अपने काबू में रखें, नियंत्रण में रखें। यानी एक व्रत ऐसा लें जिसमें इस तरह की बातें हो, है ना? अब ये एक व्रत ऐसा लें तो ये हमारे श्रोता भी तो बताएंगे ना अपने मन की बात। आप कैसा व्रत लेना चाहते हैं। कोई लोग ऐसा कर सकते कि भाई एक दिन हम स्क्रीन टाइम बहुत कम करेंगे, या फिर हम पैदल चलेंगे, या फिर हम प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से एक व्रत हमें ऐसे लेना है जो हमारे लिए के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद हो। बिल्कुल। तो अपने मन की सफाई आप कैसे करते हैं और मन की स्वच्छता के लिए किस तरह का व्रत आप लेते हैं, वो आप अपना निजी अनुभव हमें बताएं। कहां पर? विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vvs मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और जो और हमारे विषय हैं उस पर भी हम श्रोताओं से ये कह रहे हैं कि आप अपने मन की बात जरूर लिखें। और आज के विषय बता दें हम कि आज विश्व धरोहर स्थल में हम धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट के बारे में जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही आज हम पंगत वाला भोजन, यानी पहले हम पंगत में खाना खाते थे, भोजन करते थे, तो उसका आनंद कैसे था और आजकल हम कैसे वो मिस कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे श्रोतागण ममता जी भर भर के कमेंट्स लिख रहे हैं। मतलब जमीन पे बैठ के जो पत्तल में खाने का आनंद होता था, इतना स्वाद होता था। सिर्फ 2-4 ही वस्तुएं होती थी, पर उसका जो स्वाद है वो सचमुच। और अब तो खाना खाने के लिए थकान सी महसूस होने लगती है ना। इतने सारे आइटम, क्योंकि भारी भरकम प्लेट हाथ में, और उसके बाद खाने से प्लेट भर लो और खड़े खड़े खाओ, बैठने की भी जगह नहीं, और कतार इतनी लंबी होती है और इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी तरह की सब्जियां, इतनी तरह की मिठाइयां, पूरियां, रोटियां, तो समझ में नहीं आता कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें। तो ये बहुत ही दिलचस्प विषय है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं का अनुभव भी कुछ अलग तरह का होगा, तो अपने अनुभव साझा करें। जी। और आज एक खास दिन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती भी है आज, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बोलते बतियाते हैं।
कर रहे हैं ममता जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय को। उनकी आज जयंती है। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी दौरान वे आर्य समाज से जुड़ गए और देश की आजादी के लिए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए और बाद में वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता बन गए। जब देश में अकाल पड़ा तब अकाल पीड़ितों की मदद करना हो या कांगड़ा में आए भूकंप के वक्त लाला लाजपत राय ने राहत और बचाव कार्यों में सबसे आगे रहे। लाला जी ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कई सारे अभियान चलाए। और उन्होंने अमेरिका पहुंचकर अक्टूबर 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना भी की और वहां रहते हुए अपने देश के लिए वे संलग्न रहे और कार्यरत रहे, मतलब अपने देश की सुरक्षा के लिए लगातार कार्यरत रहे वे। और फरवरी 1920 को वे अमेरिका से लौटे। वे गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह आंदोलन पंजाब में फैल गया और उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी के नाम से लोग पहचानने लगे। बिल्कुल। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी जब लाला लाजपत राय ने उन्हीं के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर बड़ी निर्ममता से लाठियां बरसाई। वे बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अंतिम सांस ले ली, इस असार संसार से विदा ले ली। जी। और हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं कि लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी को हुआ था, पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहा जाता है। क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और 3 लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक ने उनकी राष्ट्रवाद, उत्साही देशभक्ति की विचारधारा के कारण उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर की उपाधि भी दी थी। और अब एक गाना सुन ले। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
राजी फिल्म का ये गाना था, सुनिधि चौहान की आवाज से, गुलजार के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। और अब इस कार्यक्रम में ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। परिवार का एक अनमोल नगीना। आज हर दर्द भुला दो किसी पागल की तरह। अपनी दीदी को याद करते उनकी जबान नहीं थकती। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। फिल्मों में गाना शुरू किया और तो फिर आप सबको मालूम है वो रुकी नहीं पे। बहुत अच्छा हुआ कि दीदी ने अपने पूरे परिवार को एकदम लाइट में ला। तो हम लोग बड़े कलाकार की बहनें हैं और को बहन बोले या माँ बोले मुझे समझ में नहीं आता, तो माँ बाप दोनों नाम दिए उसको। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होंगी जानी मानी गायिका उषा मंगेशकर। 2 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और ममता जी हमारे एक साथी लिख रहे हैं, लाला लाजपत राय का भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बलिदान के लिए मेरे मन में श्रद्धा तो है ही, पर एक और कारण से भी लाला जी को मैं और मेरे बैंक के कर्मी बैंक स्थापना दिवस पर स्मरण करते हैं। लाला लाजपत राय जी ने ही प्रतिष्ठित व्यापारी मित्रों के साथ भारत के पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर के अनारकली बाजार में 12 अप्रैल 1895 को की थी। इस बैंक के स्वदेशी बैंक होने का कारण इसके संस्थापक और बोर्ड के सदस्यों का भारतीय होना था। क्या बात है। इस जानकारी के लिए हम अपने श्रोता का शुक्रिया अदा करते हैं। और सोनाली जी, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और कुछ पढ़ते हैं तो बहुत दिलचस्प जानकारियां, दिलचस्प बातें हमें मिलती हैं। अब जैसे जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें हमें नई नई मिलती हैं। विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जब हम जानते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और लगता है कि उन शब्दों के माध्यम से, उन पन्नों के माध्यम से हम बिल्कुल सैर कर रहे हैं, वहां का सफर कर रहे हैं। ऐसी बहुत गौरवान्वित महसूस होता है ना। हाँ, कि हमारे देश में ऐसी जगह है। ऐसी एक जगह है धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट, वो है जबलपुर में। और हम सब ने अपनी आंखों से उस खूबसूरती को देखा है और जिया है। जी। तो जब भेड़ाघाट जाते हैं जबलपुर में तो ऐसा लगता है कि जो धुआंधार नाम ही है ना, कि जो पानी के कण, जो झींसियां होती हैं वो उड़ते हैं तो धुआं जैसा लगता है, और ऐसे लगता है कि बस उसे हथेली पर रोक लें और उससे उस ठंडक को महसूस करें। तो जब बहुत करीब से देखें तो कुछ अलग ही एहसास होता है। उन्हें शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। निशब्द हो जाते हैं उस खूबसूरती को देख के। तो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। ये नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं जैसा प्रतीत होता है, इसलिए तो इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये जलप्रपात अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वायु मार्ग, सड़क मार्ग और ट्रेन द्वारा यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अपनी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता, संगमरमर की चट्टान और नर्मदा नदी का अद्भुत नजारा और अनुपम सौंदर्य पर्यटकों का मन मोह लेता है। और 2021 में यूनेस्को द्वारा इस विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया। और रोपवे के माध्यम से लोग भेड़ाघाट की खूबसूरती को और नजदीक से देख सकते हैं। भेड़ाघाट में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के दिन 2 दिवसीय नर्मदा उत्सव का भी आयोजन किया जाता है।
और इस आयोजन के वक्त देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चांद की किरणें जब संगमरमर पर पड़ती है तो संगमरमर दूधिया रंग का दिखाई देने लगता है। और ये बात हमारे श्रोताओं को भी मोहित करती है। हमारे कुछ श्रोताओं ने बड़ी मनमोहक टिप्पणियां लिखी हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जबलपुर स्थित है मशहूर पर्यटन स्थल जलप्रपात भेड़ा घाट, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य, देश विदेश से बहुत आते हैं जबलपुर शहर से। जबलपुर शहर से राज कपूर का बहुत गहरा संबंध है। फेमस खलनायक रंजीत भी जबलपुर में रहते थे। भेड़ा घाट में जब आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप ऊपर से घाट में अगर कोई पैसे फेंकते हैं, एक लड़का अचानक पानी में कूद जाता है और बड़ी फुर्ती से पैसे को लेकर ऊपर आ जाता है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की शूटिंग यहीं पर हुई है। करीना कपूर शाहरुख खान की फिल्म अशोक की शूटिंग यहीं पर हुई। जबलपुर हमें एक बार जाने का मौका मिला, बड़ी मुश्किल से समय मिला और भेड़ा घाट गए, ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला, अफसोस। अब दोबारा जाएंगे। चलिए हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आप जल्द दोबारा जाएं, उस खूबसूरती को अपने जहन में वापस बसा लें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, अजस्त्र ऊंचा भेड़ा घाट, बीच में पूर्व पश्चिम दिशा में बहती नर्मदा नदी का धुआंधार शुभ्र धवल जलप्रपात, बड़ा ही नयनरम्य दृश्य दिखाई देता है। पूनम की चांदनी रात में तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, इस गीत का चित्रीकरण यही हुआ था। क्या बात है। लेकिन अब यहाँ पर जब रात और चांदनी की बात है तो ये गाना सुन लेते हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। धीमा राग है लहरों के होठों पे, भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की
बहारें हैं, उठती जवानियां, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में कहले कहानियां, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। डॉक्टर राधा मंगेशकर से। बचपन से मतलब जो पहली स्मृति है उसमें मैंने दीदी को और मेरे पिताजी को हमेशा स्टेज पे देखा है परफॉर्म करते हुए। कार्यक्रम आज के मेहमान, बुधवार 29 जनवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और इस कार्यक्रम में ले रहे अब एक ब्रेक। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और सोनाली जी हमारे श्रोता भेड़ा घाट पहुंच चुके हैं। मतलब शब्द चित्र बुन रहे हैं। अब देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जबलपुर के भेड़ा घाट स्थित संगमरमरी चट्टान अन्य किसी भी पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक घूमा जाने वाला स्थान है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जबलपुर और संगमरमरी चट्टान एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची है
भेड़ाघाट का वातावरण भी बेहद शांत रहता है। जब सूरज की रोशनी सफेद और मटमैले रंग के संगमरमर पर के चट्टान पर पड़ती है तो नदी में बनने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। भेड़ाघाट और यहाँ की संगमरमर चट्टान की खूबसूरती उस समय चरम पर होती है जब चांद की रोशनी चट्टान और नदी पर एक साथ पड़ती है। ये बात हमारे एक श्रोता ने और लिखी है कुछ अलग तरीके से। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, भेड़ाघाट भारत की नर्मदा नदी जो है पवित्र नदियों में से एक है और इसका हिस्सा है भेड़ाघाट, जिसे मध्य भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इसके धार्मिक सौंदर्य संबंधी महत्व के साथ साथ नदी घाटी में चल रही भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साक्ष्य भी है, विशेष रूप से नामांकित क्षेत्र में। और एक साथी लिखते हैं, भेड़ाघाट तो देखा नहीं है, विविध भारती की आंखों से हमारे कानों से जरूर सुनते हैं। हाँ, फिल्म जिस देश में गंगा बहती का गीत ओ बसंती पवन पागल में भेड़ाघाट का दृश्य जरूर देखा है। तो चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं हम विविध भारती के माध्यम से। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने उन श्रोता का जिन्होंने ये टिप्पणी भेजी कि इस गाने की शूटिंग वहाँ हुई जबलपुर के भेड़ाघाट में। और अब वहाँ से जरा हम लौट आते हैं और
ये देखते हैं कि जो हम व्रत लेते हैं, सारे व्रत तो बड़े आसान होते हैं कि कभी हम आज खाना नहीं खाएंगे दिन भर और शाम को खा लेंगे, रात को खा लेंगे, लेकिन जो मन का जो व्रत होता है, अपने दिल का व्रत, वो सबसे कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसे निभा पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है ममता जी। और साल की, ये नए साल का पहला महीना है, जनवरी है 2025 में, तो जनवरी में तो बहुत सारे व्रत लिए जाते हैं और 8 दिन बाद छूट भी जाते हैं। छूट जाता है, मतलब महीने भर तो खिंच भी गया, तो फरवरी मार्च तक हम भूल जाते हैं कि हमने व्रत क्या लिया था। अब जैसे आप ही कह रही थी कि आपने तो इस बार बहुत सारे व्रत लिए हैं कि इस बार हम खूब गाना गाएंगे और खूब गाने सुनवाएंगे अच्छे अच्छे सुरीले, और पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत सारी बातें आप कर रही हैं। बहुत सारी छूट गई, कुछ जारी है। तो वैसे एक व्रत सबके लिए जरूरी है ममता जी, कि कटु वाणी के कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये मुझे तो नहीं कह रहे आप। नहीं, आप तो इतनी मधुर वाणी में बात करती है, जब भी मिलती है तो बड़ी मधुरता, बड़ा ही स्नेहिल भाव होता है। जैसे अपनी बात खत्म की वैसे आपने कटुवाणी की बात की तो हम घबरा गए, डर गए कि ये आक्षेप मेरे ऊपर तो नहीं है। खैर, हम लोग तो मीठा बोलने के लिए ही बने, मीठा खाते भी और बोलते भी। और हमारे श्रोता भी बड़ी मीठी मीठी टिप्पणियां भेजते हैं मीठे शब्दों में, सचमुच तो बड़ा अच्छा लगता है। और सचमुच ये तब बहुत मुश्किल है कि हम कह तो देते हैं कि हम सबसे, कई बार देखा है कि कोई कड़वी बात भी, बुरी बात भी अगर आप मिठास के साथ बड़े प्यार से, सहृदयता से कह दें कि नहीं ये ठीक नहीं था, तो उतना बुरा नहीं लगता है। यानी कहने का अंदाज अलग होना चाहिए, है ना। बात वही है, आप बात कह सकते हैं कि अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, पर उसका कहने का अंदाज अगर आप ऐसे तीखे स्वरूप में कहेंगे ना, तो वो दिल को चोट लग जाएगी, पर अगर प्यार से कहेंगे ना, तो वो समझ जाएगी कि हाँ ये सचमुच ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये व्रत सबको ले लेना चाहिए। ठीक है, मैंने ले लिया। बहुत सारे रिश्तों में सुधार आ जाएंगे। बिल्कुल, टूटने से बच जाते हैं बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं कटुवाणी की वजह से। और साथ ही एक सबसे बहुत ज्यादा एकदम ऐसी है ना, ये गंभीर समस्या है, स्क्रीन टाइम हम लोगों का बहुत ज्यादा है, दिन रात हम लोग मोबाइल में डूबे हुए रहते हैं। तो स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, फिर वो बच्चों से लेकर बड़ों तक। हाँ, जब जरूरत है उस वक्त जरूर हम मोबाइल से जुड़े, पर जब जरूरत नहीं है, अब जैसे भेड़ाघाट घूमने गए उस वक्त भी मोबाइल में झुके हुए हैं, दोस्तों को बता रहे, अरे उस समय तो मोबाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियोज लेने हैं, फोटोग्राफ्स लेने हैं, तो मोबाइल, वो वीडियो और फोटो लेते लेते हम भूल जाते हैं कि हम घूमने आए हैं, तो वो जो आनंद लेना भूल जाते हैं, नैसर्गिक सौंदर्य है उसे हम अपनी आंखों में बसा लें, ये जरूरी है। और फिर तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, वो भी जरूरी है। अपने फ्रेंड्स को भेजना और अपने घर वालों को बताना, वहां से वीडियो कॉल करना कि देखो यहाँ पर है। तो ये जो छोटे छोटे सम्मोहन है ना, इससे बचना चाहिए, तब हम स्क्रीन टाइम से ऊपर हो पाएंगे। लैपटॉप, टेलीविजन और मोबाइल के पर्दे से थोड़ी देर अपने को दूर रखें, तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन शांत रहेगा और मन का प्रक्षालन भी होगा। और एक बहुत जरूरी बात है कि हम लोग इतना ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, पर हम लोग पैदल चलना भूल रहे हैं। तो एक इस तरह से हमें व्रत ले कि भाई हम एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत दूर ऑफिस है तो आप पैदल जाए, ऐसा नहीं है, पर जिस दिन छुट्टी का दिन है तो उस दिन हम यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम उस दिन पैदल चलेंगे, उस दिन हम किसी भी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक जरूरी व्रत जरूर लें, पढ़ने की आदत डालें और कुछ डायरी के पन्ने लिखें। मतलब कई बार अपने मन में बहुत कुछ भरा होता है, कोई अवसाद होता है, खुशी के लम्हे भी होते हैं, उन सबको डायरी के पन्नों पर टांगते जाएं। जब कभी वक्त का लंबा सफर जब बीत जाता है, तो कभी आप जब डायरी के पन्ने पलटते हैं तो वो सारी बातें ताजा हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। हालांकि अब वो सब भी सुविधा मोबाइल में ही है, आपके आईपैड में है, लैपटॉप पर है, तो अगर स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां भी कर सकते हैं। पर लिखते हैं ना जब ममता जी, तब वो ज्यादा हमारी क्रिएटिविटी ना दिखती है, यानी कि हमारा मस्तिष्क बहुत ताजा रहता है। इसलिए कोशिश हो कि पन्ने पर लिखे, पेन और कलम से लिखे तो ज्यादा प्रभावशाली, चित्र आंखों के सामने हमारा मस्तिष्क ज्यादा क्रियाशील रहता है। तो ये बात, और सबसे जरूरी बात है अभी कि छोटे से लेकर बच्चों तक, बड़ों से लेकर सभी लोग
चिंता करते हैं तो चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि बस चिंता जो है चिता समान होती है। तो क्योंकि हम ना जबरदस्ती चिंता करते हैं, खुद की चिंता, फिर अपने बच्चों की चिंता, फिर नाती पोतों की चिंता, दुनिया की चिंता, इसकी चिंता और उनके स्कूल जाने के टाइमिंग को लेकर बहुत सारे लोग हमने देखा है कि दफ्तर पहुंच रहा है तो पहले से अरे हमें इतने बजे निकलना है, अब क्या होगा, कहीं ट्रेन पकड़नी है तो उसकी चिंता होती है, उन्हें फ्लाइट पकड़नी है जाना है तो उसकी चिंता होती है, अरे इतने बजे पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये जो चिंता स्ट्रेस है ये आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने दिल के भीतर रखते हैं संजोकर। बहुत सारी जो बुरी बातें होती हैं, कड़वी बातें, उन्हें निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। इससे आपके मन का प्रक्षालन भी हो जाता है, सफाई भी हो जाती है और साथ में आप खुश रहते हैं। जी, और खुश रहना बहुत जरूरी है ममता जी। एक व्रत ऐसा भी है कि हम सुबह से लेकर शाम तक खुश रहेंगे, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए। हालांकि ये बहुत कठिन व्रत है पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। तो कोशिश जो है वो बहुत जरूरी है, हमें खुश रहने की कोशिश जरूर करना है कि आज मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी या दुखी नहीं होऊंगा, मैं खुश रहूंगा। सोनाली जी, एक व्रत हम भी ले लेते हैं। कौन सा? कम बोलेंगे और गाना ज्यादा सुनवाएंगे। ले ले? हाँ ले ले। तो सुनते हैं गाना। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए। हाय कोई माने या ना माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ऐसे न देखो हंस कर हमको, कुछ हो जाता है तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आंखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फें, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए। हाँ कोई माने या न माने जो कल
तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। वो आज हमें जान से भी प्यारे। भाई पंगत में खाने का मजा कुछ और ही होता था। बताइए। सचमुच इतना आनंद आता था ना ममता जी कि बस 2-3 ही उसमें आइटम हुआ करते थे, पर इतने स्वाद से भरे हुआ करते थे कि आज के उसके 50 आइटम भी उसके सामने फीके होते थे। पंगत में खाने के समय जो हंसी ठिठोली होती थी, जो आत्मीयता होती थी, वो सचमुच आज के जब हम बुफे डिनर करते हैं तो उसमें वो आत्मीयता नहीं बची है। लोग बहुत औपचारिक बातचीत करते हैं और खाने में ही पूरा ध्यान लगा रहता है। हमारे एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें क्या बड़ी ही मजेदार बातें होती थी जब पंगत में बैठकर भोजन खाया जाता था। पंगत में अक्सर आलू की सब्जी, पूरी और लड्डू के साथ रायता भी हुआ करता था। तो जब रायते वाले को अपनी ओर आता देखकर जल्दी जल्दी रायता खत्म करना और दोबारा रायता लेना, ऐसी हल्की फुल्की बातें आज बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं, बल्कि अब तो रायता ज्यादा फैलाया जाता है। प्यार प्रेम की जो भावना पहले पंगत में बैठकर भोजन करने की होती थी, आज के बुफे सिस्टम में बिल्कुल भी नजर नहीं आती। कितनी प्यारी बात इन्होंने लिखी है कि सचमुच कोई पसंदीदा चीज अपनी होती थी पत्तल में तो लगता था, और जब उम्र कम होती है, छोटे होते हैं तो संकोच भी होता है, तो लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे दे के परस के, तो फिर वापस इनको बुला के मांगेंगे कैसे तो जल्दी से खा के खत्म कर लो, फिर उन्हें लगेगा कि इनके थाली में खत्म नहीं है, तो अपने आप से दे दिया जाता था। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये सबके साथ हुआ करता था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पंगत वाला भोजन करने में अपने लिए तो जगह लेते हैं और जो अपने साथ होते हैं उनके लिए भी हम जगह रोक दी जाती थी। फिर उस जगह पर कोई बैठ नहीं सकता था, क्योंकि तभी तो हल्की फुल्की बातें होती थी। अगर अपने को कुछ खाने का मन नहीं या पसंद नहीं आ रहा है तो अपने पास वाले के पत्तल में रख दिया जाता था। ऐसा कई बार अदला बदली हो जाती थी। अब तो इस तरह के भोजन की यादें ही सिर्फ शेष है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पंगत में भोजन करना हमारी संस्कृति का अनिवार्य अंग रहा है। पालथी मारकर बैठकर भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। 1978 की बात है, जब मैं मामा की शादी में गया था, उसमें भी पंगत में भोजन कराया गया। इस अवसर पर मेरा एक मित्र भी शामिल हुआ और वो इस पद्धति से इतना प्रभावित हुआ कि वो आज इतने वर्षों बाद भी मुझसे इसका जिक्र करना नहीं भूलता है। और ऐसे ही हमारे इतने सारे हमारे साथियों ने लिखे कमेंट। एक साथी लिखते हैं, पंगत वाला भोजन, पंगत में बैठकर भोजन करना एक व्यवस्था ही नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक माना जाता है। हालांकि आधुनिक व्यवस्था में विशेष अवसरों पर इसका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन आज भी हमारे राजस्थान में पौष माह में पौष बड़ों का आयोजन होता है, जो अधिकांशतः मंदिरों और घरों में भी होता है, जिसमें मूंग दाल की पकौड़ी, सूजी के मेवे डाला हलवा, सब्जी और पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाकर हजारों की तादाद में नीचे बैठकर लोग खाना खाते हैं, जिसे पत्तल प्रसादी भी कहते हैं। भोजन ग्रहण करने में अमीर गरीब सभी लोग एक जैसा भोजन नीचे बैठकर ग्रहण करते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ना, अब बहुत सारे श्रोता अपनी अपनी टिप्पणी साझा कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव। एक श्रोता ने बहुत लंबी टिप्पणी शेयर की है, जिसे मैं संक्षिप्त करके पढ़कर सुना रही हूँ। लिखा है इन्होंने कि पंगत का मजेदार खाना अब कहाँ, अब तो बुफे आ गया, जल्दी खाओ चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, भूलता नहीं वो पंगत का खाना। दरवाजे पर आदर से तख्त चारपाई पर बैठाना, हालचाल पूछना, फिर टाट चटाई बिछ गई और लोग पलथी मारकर बैठ गए। पहले पत्तल दोना चल गया और फिर पूड़ी सब्जी हलवा लिए अलग अलग लाइन में 3-4 लोग दौड़ दौड़ कर सबके पत्तल में रखते जाते हैं। सही बात इन्होंने लिखी है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने क्या बिल्कुल बड़ी सहजता से ये पुरानी बात याद की है। आगे इन्होंने लिखा है कि लोग आराम से खा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, बांटने वाले सबको पूछ पूछ कर पूड़ी सब्जी दे रहे हैं। पानी के लिए हमारे जमाने में तो गांव के कार्यक्रम में लोग लोटा लेकर घर से जाते बाद में कुल्हड़ का चलन हुआ और आगे आकर प्लास्टिक के ग्लास आ गए। शादी मुंडन तेरहवीं में ज्यादा मिट्टी के कुल्हड़ मंगाए जाते जिसमें लोग पानी पीते। उस समय के खाने की विशेषता थी कि लोग जमकर खाते और पचा भी लेते। आज के बुफे में तमाम रसायन मिश्रित भोजन का स्वाद भी नहीं और कुछ लोग तो औपचारिकता
पूरी करके चले आते हैं। मैं स्वयं बहुत ही कम भोजन खा पाता हूँ जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं, ए भाई इस कोने में सब्जी परोस, अरे उधर लड्डू लाओ भाई, कोई अरे चावल लेके आओ, और अभी तक दाल देने कोई नहीं आया, अरे भाई संभाल कर दाल परोस ना, किसी पर भी गिरी तो जल जाएगा। बहुत मजा आता था वो पंगत में बैठकर खाना। और एक साथी लिखते हैं, पहले के समय में पंगत का खाना दोना और पत्तल में परोसा जाता था। लोग बड़े प्यार से घूम घूम कर परोसते थे, खिलाने वाले घूमते थे, और आज के बफे के खाने में वाले जो है वो खड़े रहते हैं और हम लोग खड़े होकर इधर उधर घूम कर खाते हैं। जब पत्तल में पूड़ी, दोना में सब्जी और दोना में उड़कता था तो पूड़ी को तोड़कर दोने में रोका करते थे। रायते की बात ही कुछ और एक चीज और है, उस पंगत वाले खाने में एक चीज होती थी, खास तौर से कस्बों में, छोटे शहरों में, गांव में, कि ये जो मट्ठा होता है, छाछ जिसे हम कहते हैं, छाछ में पिसी हुई चीनी डालकर परसा जाता था, तो उसका स्वाद भी अलग था और उस लोग उसमें पूड़ी तोड़कर खाते थे। तो जब हम सब छोटे थे तो हम लोगों को भी कहा गया कि ये मट्ठे में उसको कुछ तो गोरस बोलते थे कि गोरस में पूड़ी और चीनी डालकर खाओ, पिसी हुई चीनी। तो सुनकर हमें बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है। एक बार गांव की शादी में जब मैं गई थी तब तो मैंने कहा कि अरे ये गोरस क्या होता है, पहले पता चला तो ये मट्ठा है, एक तरह का छाछ, और उसमें शक्कर मिला के पूड़ी तोड़कर खिलाई जा रही है। बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब खाया तो बहुत अच्छा लगा। तो ये बड़ी जो ग्रामीण स्वाद है इनका कोई जवाब नहीं है, और गाने का भी कोई जवाब नहीं। एक गाना सुनते हैं, फिर और टिप्पणियां साझा करते हैं। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। सोनाली जी, फिर क्या हुआ जब पंगत में खाना खाया?
हमारे एक साथी लिखते पंगत वाले भोजन की आज के बुफे डिनर के सभी को लाइन में खड़ा कर दिया और भोजन भी खड़े खड़े ही करना सिखा दिया। खड़े खड़े भोजन करना, पानी पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायी होता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। पंगत वाले भोजन करने का मैंने भी लुत्फ उठाया है। पंगत को भोजन परोसने का काम भी मैंने किया है। जब किसी के परिवार में सगाई हो, शादी हो, तब हम युवाओं को भोजन परोसने का काम किया जाता है। इतनी संख्या पंगत की और खाने के जितने प्रकार के आइटम हो उस हिसाब से परोसने वालों की टीम बनाई जाती थी। आजकल बुफे सिस्टम में खाने की इतनी अलग अलग आइटम होती है कि पसंदीदा भोजन टेबल ढूंढने में ही समय लग जाता है। सही बात है। और उस समय ये जो इन्होंने व्यवस्था की बात की है कि एक इंसान पूड़ी परसेगा, फिर एक इंसान सब्जी परसेगा, तो ये बहुत ही अच्छा था। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी लोग पंगत का भोजन करते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब पंगत में हम भोजन करते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो उस पत्तल को अपने हाथ से उठाकर डस्टबिन में फेंकते हैं, जिससे भोजन स्थल पर कचरा भी नहीं फैलता और हल्का फुल्का जो भोजन का कुछ अवशेष बच जाता है उसे झाड़ू से साफ कर दिया जाता है। यानी कितना अच्छा पर्यावरण की रक्षा भी होती है ना। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले की शादी में जमीन पर बारातियों को बिठाकर पत्रावली में भोजन खिलाने का तरीका हुआ करता था। मिठाई में अक्सर बूंदी रहती थी, प्लास्टिक के ग्लास में पानी देते थे। आज के दौर में बुफे का चलन हो गया है और ये तो लाखों रुपए कैटरिंग वाले को देना पड़ता है, खर्च होता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दरवाजे की कुंडी पर कोई विशेष नाम वाला व्यक्ति घर में आया तो समझ लीजिए कि कुछ न्योता ही आया है, और वो न्योता होता था अड़ोस पड़ोस में भोज खाने का। आंगन में बड़ी बड़ी चादर और दरियों की तह को बिछा दिया जाता था और इस पर बाराती सराती पंगत में बैठते थे। पहले मिट्टी के गिलास में पानी परोसा जाता था, फिर पत्तल, उसके बाद पहले कुछ मीठा बूंदिया, 2-3 तरह की सब्जियां, आलू दम, चटनी, रायते और अंत में पूड़ी। बड़े प्यार से मनोहार से लोग आकर पूछते थे और परोसने वाले पूड़ी पानी सबके सामने टोकरी लेकर अपने हाथों को आगे करके पूछते थे। वाह क्या दिन थे। खाने के साथ हंसी मजाक भी होते थे। कोई एक मांगे तो उसे 2 दिया जाता था। खाने का समापन दही और चीनी के साथ किया जाता था। अब तो प्लेट लेकर कतार में खड़े हो जाए, प्लेट लेकर खड़ा आनंद लेना पड़ता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबको बुफे सिस्टम से तकलीफ है, लेकिन सब लोग वो पुरानी परंपरा को क्यों नहीं दोबारा दोहराते चाहिए ना, फिर से वापस ले आना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा भी है, पंगत में भोजन करने से मेजबान और मेहमान दोनों को आत्मीय सुख मिलता है। पंगत में भोजन करने से करीबी बढ़ती है। पंगत में भोजन करने से पेट के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाती है और भोजन की बर्बादी भी नहीं होती। और एक श्रोता ने लिखा है कि पंगत में भोजन करना भारतीय समाज की एक पारंपरिक प्रथा है। इसमें लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। पंगत में भोजन करने से सामाजिक सम्मान मिलता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सोनाली जी, अभी हाल ही में मैंने एक शादी अटेंड की तो वहां पर इतने सारे लाइनें थी, मतलब सब्जियों की इतनी संख्या, सच में हम अगर दूर तक देखें तो मेरा जी भर गया सब्जियों को देखते देखते। एक ही मतलब सब्जियां कम से कम 8-9 तरह की सब्जियां थी और मिठाई में ऐसे 10-12 तरह की मिठाई। रोटियों में पालक की पूड़ी, सादी पूड़ी, मेथी का पराठा, सादी रोटी, फिर नान। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी वाली रोटी खाएं। एक ही रोटी खानी है तो इसमें कौन सी वाली चुने। बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तो जैसे तैसे एक एक कतरा थोड़ा फिर भी आधे तक ही पहुंच पाए, आधे के बाद हम नहीं पहुंच पाए। तो हमें लगता है कि ऐसे भोजन से क्या फायदा कि आपने जो भोजन तैयार किया है वो लोग चख भी नहीं पाए। तो इससे बेहतर होता है कि कम अरेंजमेंट करें ताकि लोग खा सकें। और फिर पैसे की भी कितनी बर्बादी होती है ना ममता जी। इतने सारे आइटम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लेट की जो है उसकी कीमत भी बढ़ेगी और एक ही प्लेट में सारे खाने का स्वाद मिक्स हो जाता है। सारी सब्जियों का स्वाद तो एक ही हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता है। और हमारे एक साथी लिखते कि हमारे पूर्वजों ने पंगत भोजन की कितनी अच्छी व्यवस्था की है ना, लेकिन उस पवित्र व्यवस्था को छोड़कर ये हाथ में थाली लेकर स्टॉल से स्टॉल घूमने का बफे और अस्त व्यस्त गिरते पड़ते भोजन की व्यवस्था को बड़े लोग आधुनिक कहते हैं और यही हाथ में थाली लेकर घूमने वाले लोग पंगत की व्यवस्थित परंपरा को पिछड़ापन बताते हैं। और अब पंगत की दुनिया से हम बाहर आ जाएं, घड़ी की ओर देखें। बिल्कुल वक्त नहीं कि अब कुछ बोले बतियाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।